नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ अनंत। 21वीं शताब्दी में जब दुनिया का एक बड़ा हिस्सा विकास की ओर बढ़ रहा है, उसी दौर में भारत भी एक वैश्विक ताकत के तौर पर खुद को स्थापित कर रहा है। 3 साल पहले केंद्र में एक नई सरकार गठित हुई और 1 महीने पहले सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की। यह कहना भी गलत नहीं है कि उत्तर प्रदेश की आबादी दुनिया के कई देशों के मुकाबले में ज्यादा है, लिहाजा मौजूदा सरकार के पास चुनौतियों का अंबार है। लेकिन सरकार गठन के बाद से ये सुगबुगाहट भी कहीं कहीं सुनाई पड़ी। ये सरकार शायद एक वर्ग विशेष के लिए काम करती है। हर योजना परियोजनाओं में रामायण महाभारत का जिक्र किया जाता है और ऐसे ही उदाहरणों के साथ सतत रूप से आगे बढ़ने की बात कही जाती है। इतिहास पर और पौराणिकता पर गर्व करना बेहतर है, लेकिन यह भी सवाल है कि क्या द्वापर और त्रेता युग के आदर्श कलयुग में सफल होते हैं, या फिर जिन व्यवस्थाओं में हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं उनके लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। प्रदेश के लिए प्राथमिकताएं क्या हों और उनको तय कैसे किया जाए, आज लोकतंत्र में इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी की सरकार रामायण और महाभारत की राह पर लगातार चल रही है। इसी को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक रिपोर्ट अब देखते हैं, उसके बाद इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। आजादी के बाद से विकास की राह तक उत्तर प्रदेश की जनता की उम्मीदें हर बार बनती सरकार के साथ बढ़ती हैं और 5 साल पूरा होते होते हताशा में बदलते भी देखा गया है। 2012 में अखिलेश के युवा चेहरे पर जनता ने भरोसा दिखाया था। कई तरह के उहापोह के बीच प्रदेश झूलता रहा और आखिरी पड़ाव में परिस्थितियां ऐसी बदली कि परिवार के साथ साथ सरकार भी बिखर गई। 2017 में प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बीजेपी से भी ऐसी ही उम्मीद लोगों की जुड़ी, लेकिन सीएम के तौर पर आदित्यनाथ योगी का नाम सामने आने पर थोड़ी नाउमीदी इसलिए हुई कि कहीं किसी वर्ग विशेष को प्राथमिकता और किसी दूसरे वर्ग पर ज्यादती न हो। हालांकि 1 महीने के कार्यकाल में ये आकलन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये भी है हर योजना परियोजना नसीहत हिदायत उदाहरण के साथ रामायण या महाभारत को जोड़ दिया जाता है। ऐसा ही आज भी नजर आया। मौका था लखनऊ में पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम का, जहां वो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की बयार बहाने को लेकर रोड मैप सभी के सामने रख रहे थे। सीएम योगी ने सुदामा और कृष्ण से संबंधित एक कहानी का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे कैशलेस की शुरुआत द्वापर युग में ही हो गई थी। मुझे लगता है कि आप सोचिए, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने सुदामा के प्रति यह व्यवहार किया था। कैशलेस ट्रांजैक्शन का यह परंपरा। वहीं कुछ दिन पहले योगी ने 3 तलाक पर महाभारत का उदाहरण देते हुए कहा था कि जैसे द्रौपदी के चीरहरण के वक्त वहां सभा में मौजूद सभी लोग मौन बनकर दोषी हुए, वैसे ही 3 तलाक पर जो मौन है वो भी अपराधियों के जैसे हैं। इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था, अपराधियों के साथ साथ अपराधियों के सहयोगियों को और मौन लोगों को भी। यहाँ पर सवाल यह है कि क्या उदाहरण और बातें सिर्फ हिंदू धर्म के इर्द गिर्द ही घूमेगी? क्या हिंदू धर्म को ही आगे बढ़ाना है? अगर ऐसा ही है तो इसका खुलकर ऐलान कर दिया जाना क्या उचित नहीं रहेगा? पहले रामायण राम और राम मंदिर के जरिए राजनीति को अपने हित के लिए साधा गया और अब महाभारत के प्रसंगों का उदाहरण। आखिर मंशा क्या है? क्यों मोदी और योगी के सपनों का भारत धर्म की परिधि से मुक्त नहीं हो पा रहा? और दूसरा सवाल ये कि जिस प्रदेश में पर्याप्त पोषण, किसानों को फसली मुआवजा, गन्ने के भुगतान, सिंचाई के लिए बिजली, महिलाओं की सुरक्षा, साक्षरता और अपराध जैसी समस्याएं सिर उठाए खड़ी हैं, उस प्रदेश में प्राथमिकता क्या और कैसे तय हो रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। चर्चा के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ शरद त्रिपाठी हैं, लोकसभा सांसद हैं बीजेपी से। हमारे साथ कुलसुम मुस्तफा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। कृष्णकांत पांडे हमारे साथ, कांग्रेस प्रवक्ता। और कैप्टन द्विवेदी हमारे साथ हैं, पूर्व आईएएस हैं उत्तर प्रदेश कैडर से। उसके बाद अवधेश कुमार शर्मा हमारे साथ हैं, चेयरमैन है राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद। अवधेश जी से हम जानेंगे कि आखिरकार बिजली को लेकर जो बात की जा रही है कि शहरों में इतने घंटे और गांव में इतने घंटे, उसकी जो आमूल चूल परिवर्तन की जो उसमें जरूरत है उसको कैसे सही किया जाएगा। लेकिन शुरुआत शरद जी आपसे कि आखिरकार मंशा क्या है? क्यों हर भाषण में रामायण महाभारत का जिक्र किया जाता है? क्यों द्वापर युग त्रेता युग का जिक्र किया जाता है? उसके पीछे की मंशा क्या है? देखिए, मंशा यह है कि आज जो राम राज्य का कार्यकाल था वह समाज में सबसे अच्छा माना जाता है जी, और पूरी सामाजिक समरसता थी। उसमें केवल मानव जात थी और मानवता धर्म था। इसलिए बार बार जो उसका जिक्र आता है
और सबका साथ सबका विकास से जुड़ा हुआ है विषय है। इसलिए बार बार इस पर हमारे लोग और हमारी सरकार इस पर फोकस कर रही है कि जो राम राज्य की बात हम करते हैं तो पूरे समाज के एक एक व्यक्ति के उत्थान की बात आ जाती है, सामूहिक एक तरह से सामूहिक विकास की बात आ जाती है, सामाजिक समरसता की बात आती है, इसलिए बार बार इसका जिक्र। ठीक है, कुलसुम मुस्तफा आपसे मैं जानना चाहूंगा कि राम राज की बात है कि यहाँ कही जाती है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि समाज के अंदर राम मंदिर को लेकर दो भाग बटे आते हैं। तो जब ऐसी चीजें संवेदनशील हो सकती हैं तो ऐसे कंपैरिजन करना क्या सही साबित हो सकता है? देखिए, यह संवेदनशील विषय है और सवाल मेरा आपसे नहीं शरद जी, कुलसुम मुस्तफा जी से। जी 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 कुलसुम जी, देखिए सही सुनने में शायद ना लगे, और जो लोग भी ऐसे ओहदों पे बैठे रहते हैं उन्हें अपनी लैंग्वेज और अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच के करना चाहिए। मगर किसी शायर ने कहा है, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। तो उन्होंने जो कुछ जिया है, जो कुछ उनका अध्ययन जहाँ रहा है, उसी तरह के एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे। और अगर वो अच्छे एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं तो उसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे राम राज्य की बात हुई, तो राम राज्य में सबके लिए समान एक फेयर प्लेइंग फील्ड होती है। अगर ऐसा है तो उसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। बात यह है कि इसके पीछे तत्व क्या है और ये क्या चीज आखिर में आके मिलेगी। तो सिर्फ नाम के ऊपर नहीं जाना चाहिए, एग्जाम्पल्स के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जी ठीक है, कृष्णकांत पांडे जी, जो शरद त्रिपाठी जी ने कहा कि समरसता का भाव है, सबका साथ सबका विकास का इसका भाव है, कांग्रेस इससे सहमत होती है? देखिए, मैं शरद त्रिपाठी जी को सुन रहा था, जिस तरह से उन्होंने कहा समरसता का अभाव है, कहीं समरसता का अभाव नहीं है। आप समरसता का माहौल तो बनाइए, और राम राज्य की परिकल्पना कह देना और राम राज्य हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। हम भगवान राम का नाम लेते हैं, भगवान राम के आदर्शों पे चलने को एक कदम भी तैयार नहीं है, केवल हम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। क्या यही भगवान राम और भगवान कृष्ण हमको सिखा के गए थे? क्या यही सिखा के गए थे कि आप कश्मीर में जाके अलगाववादी ताकतों से मिल जाइएगा? क्या यही सिखा के गए थे कि हमारे देश के सेना के वह जवान जो हम सोते हैं? सर, ये विषय कृष्णकांत जी अलग हो जाता है। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर रहे हैं, तो सीमाएं हम यहीं तक रखते हैं। पूरे देश में क्या हो रहा है, समस्याएं सर बहुत आती हैं उस चीज में। उत्तर प्रदेश के ही परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड है। लेकिन यह सारी चीजें राम राज्य की परिकल्पना करना, राम राज्य की बात करना, अगर राम राज्य इस धरती पर आता है तो हम सब उसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन राम राज्य की बात से राम राज्य नहीं आ जाएगा। राम राज्य के लिए कुछ करना पड़ेगा। हम केवल बोलते चले जाए, कुछ धरती पे भी दिखना चाहिए। आज सिपाही पीटा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, गौरक्षा के नाम पे आगरा में युद्ध हो रहा है। सारी जगहों पे आज जो है भगवा गमछा उत्तर प्रदेश में आतंक का पर्याय हो गया है। जबकि वह भगवा रंग हमारे तिरंगे का रंग। कानून व्यवस्था के ऊपर हम लोग बात करेंगे। शरद त्रिपाठी जी, छोटा सा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि सीएम आदित्यनाथ योगी ने द्वापर युग का जिक्र किया था कि भाई उस टाइम पे कैशलेस व्यवस्था चालू हो चुकी थी। आज के परिप्रेक्ष्य में ये उदाहरण सटीक कैसे बैठे, लोग इसको कैसे समझें? देखिए, हम लोगों को विगत 15 वर्षों से पूरा बिगड़ा हुआ उत्तर प्रदेश मिला है जी, और विगत 15 वर्षों से सरकार से हम लोग बाहर थे, और आज जो स्थितियां हैं उसके जिम्मेदार भी जो अभी हमारे आदरणीय पांडे जी ने बात कही है जी। इस उत्तर प्रदेश में जो भी व्यवस्था दुर्व्यवस्था के रूप में विरासत में आज मिली हुई है वर्तमान सरकार को, इसमें सामूहिक रूप से बसपा, सपा, कांग्रेस के तीनों की जवाबदेही बनती है। और अभी तो 1 महीने की हमारी सरकार है और बहुत सारे ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए थे, अब जब उनके ऊपर आज जब हम सुशासन की बात करते हैं, सामूहिक नेतृत्व की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं, तो उनका एक आधार रहा हमेशा कैसे फूट डालो और राज करो। जात के आधार पर कभी वोट लिया गया, कभी मजहब के आधार पर वोट लिया गया, तो अब उन लोगों को बेचैनी हो रही है और इसमें केवल विपक्ष की भूमिका। सवाल मेरा ये था कि कैशलेस व्यवस्था के तौर पर उसका उदाहरण दिया गया था, आज के परिप्रेक्ष्य में उदाहरण वो कैसे सटीक बैठता है? निश्चित ही देखिए, जो कैशलेस व्यवस्था है आज वह, जबकि पूरे विश्व के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती थी। उत्तर प्रदेश चूंकि आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो विश्व का 5वां देश है, और कैशलेस व्यवस्था का जो अभी हम लोगों ने 1 महीने में अभी भीम ऐप के जरिए और जो धीमे धीमे जो भी हमारे कार्य हो रहे हैं, चाहे सरकारी क्रियाकलाप, सब उसमें कैशलेस व्यवस्था पर आधारित हम लोग करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कर दी है, प्रधानमंत्री जी तो बहुत पहले से इसको
शुरू कर चुके हैं। यह खुशी का विषय है कि उत्तर प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री जी और उसको आज जिस तरह से पंचायती राज की आज बात हुई है, पंचायती राज में आज हम पूरा 39 ऐसे ऐप हम लॉन्च किए हैं जो कि सब कैशलेस ऐप पर ऐप हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रेडी है? हम लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, हमारे पास क्या साइबर सेल इतना मजबूत है कि जो साइबर क्राइम होते हैं उनको रोक सकें? कैप्टन द्विवेदी, आपका पक्ष जानना चाहूंगा इस चीज के ऊपर। जी, मैं कहना चाहूंगा, बिल्कुल शरद जी, वापस मैं लौटूंगा। हर गांव में करीब कोई, ठीक है शरद जी, वापस लौटूंगा। कैप्टन द्विवेदी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो कहा जा रहा है राम राज्य या द्वापर में कृष्ण जी का उदाहरण दिया गया है जी, ये सिंबॉलिक है जी। ये सुशासन के लिए एक आदर्श रूप में कैसे इसको दिया जाए इसकी बात कही जा रही है, और ये एक अच्छी व्यवस्था है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रयास है जी, और इसको देखना चाहिए, इसका इंतजार करना चाहिए जी। जहां तक कैशलेस ट्रांजैक्शन का प्रश्न आया है, आपने देखा है भारत एक कृषि प्रधान देश है, विशेष करके उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो यहाँ पर 65 से 70% आबादी किसानों की है जो गांव में बसती है। अभी हमको इंफ्रास्ट्रक्चर के विषय में तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि गांव में अभी एटीएम्स या इस तरह की व्यवस्था नहीं है जी। और हमारा किसान अभी स्मार्टफोन के लिए फुल्ली इक्विप्ड नहीं है जी। तो ये एप्स वगैरह जो बन रहे हैं, जब तक इसकी तैयारी पूरी तरह से न हो जाए जी, मेरी समझ से अभी इसको सर इसलिए सवाल उठाया कैप्टन द्विवेदी है कि आपकी तैयारी नहीं है। एक स्मार्टफोन यूजर बनने के लिए पहले आपको एजुकेट होना पड़ेगा, आपको लिटरेसी रेट आपका अपना हाई करना पड़ेगा, उनको टेक फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। ये तमाम चीजें दरकिनार करते हुए आप सीधा ऐप लॉन्च कर दे रहे हैं और मैंडेटरी कर दे रहे हैं कि भाई आप तमाम चीजों का जो ट्रांजेक्शन होगा वो कैशलेस ही होगा। तो फिर किसान का क्या करेगा उस चीज में? क्या सिर्फ दिखाने के लिए व्यवस्थाएं हैं? ये कुछ दुर्भाग्य रहा इस राष्ट्र का कि आजादी के बाद से अब तक जी हाँ जी किसान को जो इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए थी, जो हमारे समाज के निर्माण में उसका कंट्रीब्यूशन है जी, वो अभी तक नहीं हो पाया है जी। कदाचित ये प्रयास हो रहा है और हो सकता है इसमें ये लोग सफल हों जी, लेकिन अभी उस पर बहुत प्रयास करने की जरूरत है। ठीक है, अवधेश कुमार हमारे साथ हैं, आप चेयरमैन हैं राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के। सर, बिजली की व्यवस्था के बारे में हम लोग इस बारे में बात करेंगे, उससे पहले आपका मैं व्यू जानना चाहूंगा। जो मौजूदा सरकार है, जो मौजूदा समाज की व्यवस्था है और उसके वर्सेस में जो योजनाएं लगातार लागू की जा रही हैं। देखिए, मैं जी आपको बताना चाहता हूँ, अभी सरकार को 1 महीने चलते हुए हुआ है जी, तो अभी इस पर बहुत जल्दी त्वरित टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन जो योजनाएं लागू करने की बात हो रही है, निश्चित तौर पर वो योजनाएं अगर अच्छी है तो आने वाले समय में वो धरातल पर आएगी और पब्लिक को अच्छा भी लगेगा। पब्लिक को चाहिए, हर दिशा में लाभ चाहिए, उसको उचित जो भी सुविधा है वो मिलना चाहिए। लेकिन जो अभी आप चर्चा कर रहे थे कि हर जगह धर्म की बात आ रही है, कहीं रामायण की बात आ रही है, कहीं श्री कृष्ण भगवान की बात आ रही है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी है तो अपने हिसाब से अपनी बात को रखते हुए, और वो जिसको भी अपना आदर्श मानती है सिद्धांतिक रूप से, उसको कहीं कहीं वो जोड़ना उचित समझती है जी। और शायद वही हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी लग रहा है कि रामायण से या श्री कृष्ण भगवान से जोड़कर विकास की धारा को बहुत तेजी में गति दी जा सकती है। तो निश्चित तौर पर हमें धर्म के उस पर बहुत ज्यादा अंदर नहीं जाना, हमें तो केवल विकास देखना है। आप किसी उसको माध्यम से जोड़े, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश की जनता को विकास चाहिए, प्रदेश की जनता को लाभ चाहिए, प्रदेश की जनता को सुविधा चाहिए, सुशासन चाहिए, समानता चाहिए, रोजगार चाहिए। जो भी तमाम तरीके का भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगना चाहिए, जिससे आने वाले समय में एक सुव्यवस्थित तरीके से एक जो रामराज की बात कर रहे हैं, हम ये कहते हैं कि प्रदेश में एक समान राज्य की समान जनता को, जो भी हमारा सेक्शन 14 जो संविधान की धारा 14 समानता के आधार पर प्रदेश के जो हमारे 21 करोड़ आबादी है उसको हर दिशा में लाभ मिले। कृष्णकांत पांडे जी, यहाँ पर सवाल आपसे पूछूंगे कि ये सही है कि पार्टी जिसको आदर्श मानती है उनके आप उदाहरण दें, लेकिन जब 3 तलाक के ऊपर कंपेयर करते हैं जो द्रौपदी के साथ जो हुआ था उन तमाम चीजों को, तो क्या इससे संभावनाएं रहती हैं कि नहीं रहती हैं कि समाज के कुछ वर्ग की या कुछ व्यक्तियों की जो आस्था है, जो धार्मिक भावनाएं हैं, वो आहत हों? क्या ऐसा होता है सर? देखिए, जो व्यक्ति जिस धर्म का होता है उस धर्म का या जिस जगह से होता है उसी का उदाहरण देता है जी। जो व्यक्ति जिस जगह का होता है उसी का उदाहरण देता है। यह तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब आप उदाहरण अगर सच्ची नियत से दे रहे हो
आप 3 तलाक पे तो बात करने के लिए तैयार हो गए, दूसरे के घर में तो घुसने के लिए आप तैयार हैं। और यह नहीं देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 2 दिन पहले केंद्र सरकार को लताड़ लगाया है कि आप जितनी विधवाएं हैं उनकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान की विधवाएं जिसमें हमारे भी घर की हैं, आपके भी घर की हो सकती हैं, उनकी व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से सुनना पड़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि आप कहते हैं कि हर चीज में अड़ंगा सुप्रीम कोर्ट डालती है, जब आप कोई काम नहीं करते हैं तो हमें हर बात में जवाब देना पड़ता है। यानी केंद्र सरकार कोई कार्य नहीं कर रही है, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और ऐसी स्थिति में आप 3 तलाक जो तलाक का मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान में 0.5% होता है और 3.7% हमारे हिंदू कम्युनिटी में डाइवोर्स होता है। लेकिन आप हमारे उन विधवाओं के बारे में आप विचार करने को तैयार नहीं है। नहीं सर, कृष्णकांत पांडे जी, इनका कंपैरिजन बहुत अलग है। 3 तलाक का जो प्रारूप सामने आ रहा है और जो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो तलाक होता है सर, दोनों में अंतर है। 3 तलाक का प्रारूप सामने आ रहा है, उसमें महिला की मर्जी नहीं पूछी जाती, इसलिए महिलाओं को सशक्त करने के लिए वो चीजें उठाई जा रही हैं। मैं कह रहा हूँ मुसलमान के महिलाओं का भी पूरा सम्मान होना चाहिए, वो अभी देश की आधी आबादी है। लेकिन आप वोट की राजनीति के चलते उनके घर में अगर झांकने का प्रयास कर रहे हैं केवल वोट के लिए, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके यहाँ भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, हमारे यहाँ भी हिंदू लॉ है, लेकिन उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे हमें दबाव बनाना चाहिए हर चीज की, उनकी महिलाओं को भी बराबर का हक मिल सके, बराबर का सम्मान मिल सके। हमारे कुलसुम मुस्तफा में भी बाल विवाह और सती प्रथा। कुलसुम मुस्तफा, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो आरोप को यहाँ पर कृष्णकांत पांडे कह रहे हैं कि वोट की राजनीति के तहत 3 तलाक को मुद्दा बनाया जा रहा है, क्या वाकई में संरचना के आधार पर यही है कि वोट के आधार पर मुद्दा बनाया जा रहा है इनको? देखिए, ये तो बहुत दिन से कहा जा रहा है कि ट्रिपल तलाक जो है वो जैसे इन्होंने बताया 0.5% या जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, बहुत कम उसका एक इशू है जिसको बहुत ही ज़्यादा जो है पॉलिटिसाइज किया गया है। और इन्होंने ये बात भी सही कही कि अगर हमें दबाव बनाना है तो हमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर भी दबाव बनाना चाहिए कि जब उन्होंने ये कह दिया है कि ये सही नहीं है, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि समाज के पे छोड़ रहे हैं कि सोशल बाइकआउट करके ये चीज़ को सही किया। सो वॉट एवर इज़ नॉट वैलिड शुड नॉट बी देयर। ये एक बहुत अपने आप में ये मुद्दा है कि जो चीज़ गलत है उसको आप गलत कहिए, उसे खत्म करिए, बजाय इसके कि सोशल बाइकआउट का प्रेशर उस पर डाला जाए। तो उसको जो है पॉलिटिसाइज भी किया जा रहा है और ये भी है कि मीडिया में भी वो एक मुद्दा बन के रह गया है क्योंकि वो अपने आप में हेडलाइंस में आता है और टीआरपी बढ़ाता है। तो ट्रिपल तलाक के ऊपर बोलना, लिखना और उसके बारे में प्रोटेस्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक चीज बन गई है जो बड़ी दुख की बात है। लेकिन कुलसुम मुस्तफा, सवाल सिर्फ ये भी है कि जब कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात होती है या फिर 3 तलाक की मामला होता है, इसके लिए इतिहास में जाने की, पौराणिकता में जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? सिर्फ यथार्थ के ऊपर बात क्यों नहीं की जाती? नहीं, बिल्कुल, देखिए, जहाँ कैशलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो अभी हमने बात की, द्विवेदी साहब ने भी कहा कि जहाँ तक बात है कि आप एकदम से कोई चीज़ को नहीं ला सकते और ख़ासकर ऐसी ऐप जिसके अंदर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, वो इतनी जल्दी फार्मर्स या जो है ग्राम पंचायत के लेवल पे हम उसे ऑपरेट नहीं कर सकते। ये चीज़ें अच्छी हो सकती हैं पर इनको थोड़ा सा पायदार बनाने के लिए अभी वक्त लगेगा। जहाँ तक और हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, ये अच्छे ज़रूर हो सकते हैं पर इनको जल्दी इंट्रोड्यूस करना बहुत जल्दबाजी होगी और उसमें सोसाइटी, मुझे नहीं लगता कि सब लोग उसके लिए तैयार हैं। कैशलेस और एक बात और है, कैशलेस बिल्कुल नहीं है, कहीं ना कहीं उस पे आप एक हायर प्रीमियम भी पे करते हैं। अगर आप जो अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से काम चलाते हैं तो उसके ऊपर एक सरचार्ज भी आपको देना पड़ता है जो आपकी आंखों के सामने उस वक्त नहीं आता है, लेकिन बाद में आपके बिल के साथ वो परसेंटेज भी आता है। ये भी एक तो बड़ा ऐसा नहीं है कि कस्टमर को फ्री सर्विस मिल रही है। जी, ये भी समस्या साथ में। शरद त्रिपाठी, विसंगतियों को दूर करने की बजाय हम लोग सीधा फिर पौराणिकता में चले जाते हैं, ये कहाँ तक तर्कसंगत इस चीज को माने? कैशलेस समस्या की आप बात, कैशलेस की आप बात करते हैं तो पहले तो समस्याएं जो है आप रूबरू रहिए, उनको आप सुलझाइए।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा है जी, प्रधानमंत्री जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आक्षेप लगाया, तो मैं एक विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि अगर प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल पूरा देखें ईमानदारी से, तो देश की आजादी के बाद पहले वो ऐसे शासक हुए जो केवल नारों से नहीं सबका साथ सबका विकास का ढांचा खड़ा किए हैं, उसमें क्रियान्वयन भी किए हैं। बीजेपी की जो पिछली सरकारें रही हैं, उनके ऊपर भी आप आक्षेप लगा रहे हैं। नहीं, किसी की नहीं, बीजेपी की जो सरकार रही वही तो की, चाहे हमारे अटल जी किए। मैं उसका उदाहरण देना चाहूंगा, सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो ढांचा तैयार किया था, आज वह जो रसोई गैस, ठीक है सर, महिमा मंडल नहीं करते हैं, तलाक की सरकार काम कर रही है, जनता 5 साल बाद महिमा मंडल नहीं, हमारी बात पूरी सुन लीजिए, आपने अलग है सर, आप पहले हमारी बात सुनिए जी। 3 तलाक की बात अगर जो लोग कर रहे हैं उनको सामानों के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। हमें भी बताइएगा कि देश में कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, कितनी। ठीक है कृष्णकांत पांडे जी, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। और मैं उसी पे आ रहा हूं। आज पहली बार अगर देखना चाहिए तो आज जिस मुस्लिम महिलाओं की जो चर्चा किया जा रहा, केवल एक 3 तलाक मुद्दे को पकड़ लिया गया, जबकि एक ऐसा मुद्दा था जिस पर एक स्वस्थ चर्चा की शुरुआत हुई। और मैं आपके मीडिया के लोगों को भी बधाई दूंगा कि आप लोगों ने इसको डिबेट में लाया, इसमें तमाम ऐसे हर धर्म के लोग डिबेट में आकर के शामिल हुए। उज्ज्वला योजना देश की आजादी के बाद, जिसमें हमारी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी, सबसे अधिक, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हमारी हो, चाहे हिंदू बहनें हो, माताएं हो, सबको वह देने का प्रयास किए। और कांग्रेस के मैं अपने प्रवक्ता महोदय से कहना चाहूंगा कि देश की आजादी के बाद 14 करोड़ जो रसोई गैस का कनेक्शन बटा, उसमें 20 करोड़ आज के मतलब मई पूरा होने तक 20 करोड़ इसमें कनेक्शन जो बटा है, मोटे तौर पर जो जमीनी रिपोर्टिंग के दौरान देश की आजादी के बाद जो हम लोगों ने चीजें देखी है कि उज्ज्वला योजना में जितना कनेक्शन बटा उससे ज्यादा उसके एडवर्टाइजमेंट में योजना की बात, मोदी इस योजना की बात मैं इसलिए कह रहा हूं, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। माताएं बहनें भी इसमें लाभान्वित हुई हैं, वो भी पैसा देश का गया है। शरद त्रिपाठी जी, आप दोनों के मैं इसलिए किया हूं। हाँ शरद जी, सवाल मेरा सर ये है कि आपने उज्ज्वला योजना शुरू की, इसमें हमारी मुस्लिम माताएं बहनें जो ग्रामीण इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहां पर इतने नहीं कि वो सिलेंडर वो लोग खरीद सकें। आपने बिजली का फ्री कनेक्शन की बात की, लेकिन उस कनेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए और उसका मंथली रेंडर भरने के लिए पैसे लोगों के पास नहीं होते। तो जो अभी धरातल की समस्याएं हैं वो खत्म नहीं हो रही। कैशलेस आप लोग ला रहे हैं, ऐप आप लोग ला रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आपका बेहद कम है। उसके लिए भी सुनिए हम लोग क्या कर रहे हैं। उसके लिए कोई भी 75 जिले, उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं और 75 जिले के जितने भी ब्लॉक हैं आप उठा के देख डालिए, एवरेज हर ब्लॉक में हर जिले में 3 ब्लॉक हम लोग फाइबर केबल योजना से जोड़ चुके हैं और हर प्रतिदिन उसमें बढ़ोतरी होती चली जा रही है। और जो अब मेन जो उज्ज्वला योजना की मैं बात इसलिए किया हूं कि आज मैं जिस संसदीय क्षेत्र संत कबीर नगर से आता हूं, जहां सबसे अधिक माइनॉरिटी रहती है, और जब मैं वहां पर बांटने में पहुंचा, वहां पर तो एक ऐसी हमको बानो नामक एक महिला मिली जो बेचारी रात में उनका सब पूरा भीग चुका था, जो भी उनके पास बनाने का लकड़ी था या पत्ता था, और सवेरे जब मैं उसको उज्ज्वला योजना के अंतर्गत निःशुल्क गैस कनेक्शन देता हूं तो उनके आंख से आंसू आ गई। चर्चा इस पर नहीं हो रही है कि कांग्रेस के सरकार से लेकर के और अब तक की सरकार, जिसमें बीच में अटल जी की सरकार ने घर घर गैस कनेक्शन पहुंचाने की शुरुआत की थी, उसके बाद हमारी वर्तमान सरकार उसमें और 2 कदम आगे बढ़ करके 20 करोड़ अब तक रसोई गैस के कनेक्शन जो लोग पाए, और उसमें 6 करोड़ उसमें 6 करोड़ अकेले हमारी सरकार। शरद त्रिपाठी जी, आपके पास 3 साल शरद जी वापस लौटूंगा आपके पास। अवधेश कुमार जी आपके पास में आता हूं। अब बिजली कनेक्शन देने की बात भी की जा रही है, सबसे अधिक जो माताएं लाभ पा रही हैं, जो मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा आनंद जी कि पहचान योजना जो हमारी भारत सरकार की शुरू हुई है, सर्वाधिक उसमें महिलाएं लाभ पा रही हैं, जो कि माइनॉरिटी की थी, जो दलित हैं, जो शरद त्रिपाठी जी योजनाओं का, और विधवा पेंशन की बात कर रहे हैं, 1200 रुपया हमारी सरकार उनको देने जा रही है, जो उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए 400 शरद त्रिपाठी जी, ठीक है सर, अब योजना गिनाने में बैठ गए हैं, आप योजनाएं गिनाएंगे, कृष्णकांत पांडे जी योजनाएं गिनाएंगे, सर शो का वक्त हमारे खत्म हो जाएगा। कट टू कट सर मुद्दों पर हम लोग बात करते हैं, दोनों के पास में लौटूंगा। अवधेश जी कुछ कहना चाहते हैं बीच में, अवधेश जी। आनंद जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कैशलेस की बात हो रही है, उस पर एक टिप्पणी में करना चाहूंगा। आप देख रहे हैं कि आप पूरे देश में, अगर आप मोबाइल की बात कर लीजिए, सबके हाथ में मोबाइल होता है, रोज किसी के मोबाइल पर 4 बार मिस कॉल आती है और गलती से कोई मिला देता है तो 60 रुपया 100 रुपया कट जाता है, चाहे बैलेंस जितना हो। इस तरीके से साइबर क्राइम हो रहा है। आज पूरे देश में साइबर सेल की बात अगर की जाए, बिल्कुल आपके चैनल पे कई बार इस पर चर्चा हुई, जो हमारा साइबर सेल पे कहीं कोई काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल उसको कंपलसरी साइबर सेल, आप रोज पेपर उठाइए, रोज देखिए चीटिंग हो रही है। अभी अगर ये कैशलेस की बात कर रहे हैं, पूरा गांव जो है अभी तो एक आदमी लूट रहा है, अगर कैशलेस गांव का आदमी तो न जानता डेबिट क्या है, न जानता क्रेडिट क्या है, वो मोबाइल चार्ज करने दूसरे घर जाता है, पता चला कि उसका कैशलेस पूरा अकाउंट ही खाली हो जाएगा, गांव का गांव लूट जाएगा। पहले आप साइबर
आपका जो सेल है उसको मजबूत करिए, ढांचा मजबूत करिए। ये इंडिया है, ये कोई ये बात वाजिब है। कैप्टन द्विवेदी, आपके पास मैं आऊंगा इस चीज को लेकर कि साइबर क्राइम की घटनाएं लगातार बढ़ती हमने देखी हैं, और जो बात अवधेश जी ने उठाई है, क्या उस पर चर्चा होना ज्यादा जरूरी है या फिर हम अपने पौराणिकता के ऊपर, कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर बात करें, वो ज्यादा जरूरी है? आज का वक्त क्या कहता है कैप्टन द्विवेदी? जहां तक दोनों इश्यूज अलग अलग हैं जी। जहां तक आपने साइबर क्राइम की बात करी, वो कॉल ऑफ द डे है, उसकी यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम अपने किसानों को हॉलैंड के किसान से, ब्राजील के किसान से या पैलेस्टीनियन किसान से कंपेयर नहीं कर सकते जी। हमारी अपनी लिमिटेशंस हैं। हम आजाद हुए हैं 200 साल गुलामी के बाद, और हमारा किसान शुरू से पिसता आ रहा है और आज भी वही स्थिति है। साइबर क्राइम आप शहर में देख लीजिए कि किस तरह से अकाउंट्स की हैकिंग हो रही है। वो व्यक्ति जिसको एबीसी नहीं मालूम है, 1 2 3 4 वो दूसरे से पढ़वाने जाता है, आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो उस एप्स को कैसे लगाएगा जी। मेरा इसमें एक सुझाव था कि जैसे पूर्व में ब्रिटिश टाइम से गांव में पोस्ट ऑफिस होते थे जी। अगर कुछ उस तरह की परिकल्पना कर ली जाए और सेंट्रलाइज सिस्टम रख के किसानों को पूरी ट्रांसपेरेंसी से अकाउंटिंग सिस्टम समझाया जाए, तो मेरी समझ से वो ज्यादा बेटर होगा, बजाय इसके कि कुछ हाइपोथेटिकल बातें जो की जा रही हैं जी। दूसरा प्रश्न ये था कि ट्रिपल तलाक या हमारे यहाँ जो बाल विवाह, विधवा विवाह की बात थी, ये सोशल स्टिग्मा है। अगर इस पर काम किया जा रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको डिस्क्रिमिनेटरी नहीं करना चाहिए। वो सभी के लिए यूनिफॉर्म होना चाहिए और सभी लोगों को उसमें कवर किया जाना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन। ठीक है, कुलसुम मुस्तफा, आपके पास मैं आऊंगा तमाम चीजों को लेकर कि जो समस्या हम लोग देख रहे हैं अभी मौजूदा वक्त में कि भाई साइबर सेल का ना होना या फिर लिटरेसी रेट बेहद कम होना, यहाँ पर असुरक्षा का भाव है, क्राइम रेट बहुत ज्यादा हाई है, क्या इन चीजों को प्राथमिकता में पहले नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, और एप्लीकेशन ऐप्स को यूज करने की इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए जी। हर गांव में, हर पंचायती राज का हम बात कर रहे हैं तो कम से कम उसको प्रायोरिटी बेसिस पे लेना चाहिए। जैसा इन्होंने बहुत सही कहा कि क्राइम जो है, साइबर क्राइम, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसको सही तरह से टैकल करना शहर के लोगों के लिए मुश्किल है, तो गांव के लिए तो बहुत मुश्किल है जी। और इसलिए हमें इस तरह की चीज़ों को फौरन इंट्रोड्यूस कर देना। जैसे इन्होंने कहा था कि 1-2 लोग लुटेंगे नहीं, पूरा का पूरा गांव जो है वो परेशान हो जाएगा। तो एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों की प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और ख़ासकर जब आप फार्मर्स को उसमें जोड़ते हैं जी। तो कहीं ना कहीं फार्मर्स के लिए हम ये मान के चलते हैं कि फार्मर कम्युनिटी बड़ी मेहनती होती है, बड़ी मेहनत से काम करती है, लेकिन उसका लिटरेसी रेट क्या है, उसका टेक्नोलॉजी टेम्परामेंट क्या है, ये सब चीज़ें ज़रूर स्टडी करना चाहिए इससे पहले कि हम जल्दबाजी में कोई चीज़ को इंट्रोड्यूस करें। और एक कैशलेस सोसाइटी को बनाने के लिए हम अपने आप को, अपने वॉलेट्स को कैशलेस कर दें जी। ऐसा मुझे लगता है कि इससे पहले बहुत स्टडी और रिसर्च और ट्रेनिंग की जरूरत है जी। शरद त्रिपाठी, अब क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या हम बिना तैयारी के आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं या फिर कुछ और प्लान है गवर्नमेंट के पास? नहीं, निश्चित देखिए, निश्चित ही भारत कृषि प्रधान देश है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आबादी का प्रदेश है, बहुत सारी आबादी गांव में रहती है और गांव को ही हम आधार मान करके जो भी आधारभूत संरचना हम करने जा रहे हैं वो गांव को ही उसका आधार है। उस आधार के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे अभी आज ही शुरुआत हुई है, ग्राम उदय से लेकर भारत उदय तक, जितने भी संकल्प पत्र में हमारे जितने भी तथ्य थे, सारे तथ्यों पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। और जो आप कैशलेस की बात कर रहे हैं तो उस पर ट्रेनिंग की व्यवस्था है। जिस दिन हमारे गांव में चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण सचिवालय की स्थापना हो जाएगी, और उसके अलावा भी हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, इसमें समाज के सारे लोगों ने इसमें सहभागिता अपनी जताई है और ऐप डाउनलोड कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे किसान नहीं इसके जानकार हैं, जो हमारे नौजवान जानकार हैं, वो अपने परिवार को जानकारी दे रहे हैं और इसमें समय लगेगा। शुरुआत तो हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी का क्या करने के पीछे साइबर सिक्योरिटी का क्या आप डाउनलोड करवा रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी बना रहे हैं। साइबर सिक्योरिटी में मैं साइबर सिक्योरिटी के देखिए, जब भी कोई
साइबर सिक्योरिटी में आज जो बहुत जिस विकासशील और विकसित देश की बात की जा रही है, 42% रिकॉर्ड है बेल्जियम का, जो सर हम भारत की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ के लोगों की पहले से उदाहरण, इसलिए तो भारत में निश्चित है उसका ही हम आधारभूत ढांचा तैयार कर रहे हैं, जो हमारे आज हर ब्लॉक में, आज जो हम केबल्स कनेक्शन से जोड़ने की बात कर रहे हैं, और उसमें हर ब्लॉक में करीब करीब एक ब्लॉक हर 75 जिले में, हर ब्लॉकों में आज हम करीब करीब पहुंचने का प्रयास शुरू किए। अभी तो 3 साल हमारी सरकार 26 मई को पूरा होगा। विरासत में हमको जो भी दुर्व्यवस्था मिली थी उसी के आधार पर तो हम काम करने का आज संकल्प लिए हैं, और आज प्रसन्नता इस आधार पर है कि डिबेट अगर हो तो एक एक डेटा वाइज आप इकट्ठा कर लीजिए कि हमने क्या किया 3 साल में, हमारी सरकार ऑलरेडी, आपने क्या नहीं किया। सर ये राजनीतिक उत्तर प्रदेश राजनीतिक भाषा है, आप लोग आपस में देखिएगा, हमारे लिए क्या हुआ, जनता के लिए क्या हुआ, हम सवाल सिर्फ ये पूछेंगे आपसे। मैं इसी बात को, इसी बात पे मैं आ रहा हूं कि हम लोगों ने एक अच्छा प्रयास शुरू किया है और उस प्रयास में सफलता मिल रही है। आज पूरा विश्व इसको मान के चल रहा था कि ये व्यवस्था फ्लॉप हो जाएगी, भारत में तो संभव ही नहीं है, और उसके बावजूद भी हमारी मुद्रास्फीति 7% पर स्थिर है। यह चुनौती आज हम लोगों ने पूरे विश्व को दिया, और इसकी तो पूरी सबको सामाजिक रूप से जो भी देश के लिए डाउनफॉल हुआ है, आपके एफडीआई में इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ज्यादा कम रही है भारत जो सरकार, वो अलग मुद्दा बन जाता है हम लोगों का। अवधेश कुमार वर्मा, आपके पास में 2017 के लिए कहा गया था, मई 2017 के लिए, कि भाई जो उत्तर प्रदेश के जो गांव हैं और खासकर उत्तर प्रदेश में जो गांव हैं उन सब में बिजली पहुंच जाएगी, बिजली का कनेक्शन हर घर में हो जाएगा। समय तकरीबन खत्म होने को है, कितना अब तक हुआ है सर? आप पहले आप उसका देखिए, शरद जी वापस लौटूंगा आपके पास, गांव ऐसे हैं जो शरद जी वापस लौटूंगा आपके पास। जी सर, नगला फतेहा गांव का हम जिक्र करेंगे, जिसका जिक्र प्रधानमंरी मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के दिन किया था। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ जी, आज की डेट में अगर गांव की बात, घर की बात करिए, उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 1 लाख हाउस होल्ड है जी, जिसमें 1 करोड़ 45 लाख हाउस होल्ड को अभी तक बिजली मिली है जी, और 1 करोड़ 56 लाख हाउस होल्ड को अभी भी बिजली नसीब नहीं हुई है आजादी के बाद। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ जी। तो एक चीज, आप अब दूसरी चीज आई है कि 24 घंटे बिजली मिल जाएगी और कैसे मिल जाएगी, इस पर एक बहुत बड़ा, केवल कहना और करने में बहुत बड़ा अंतर है। आनंद जी, मैं आपको समझाना चाहूंगा जी। प्रदेश के वर्तमान में 1 करोड़ 79 लाख उपभोक्ता है जी, और उनके द्वारा जो लिया गया कुल संयोजित भार है वो 4 करोड़ 62 लाख है। मतलब हमारा उपभोक्ता जो कुल भार लिया है अपने आप, वो 4 करोड़ 62 लाख है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की 132 केवी जो सब स्टेशनों की क्षमता है जी, अगर उसकी बात करें तो वो लगभग 40,000 MVA, मैं उसको जिसे पब्लिक समझ जाए उस भाषा में समझाना चाहूंगा, उसकी क्षमता वर्तमान में 3 करोड़ किलोवाट है। 3 करोड़ किलोवाट है, 3 करोड़ 41 लाख किलोवाट है। मतलब हमारे द्वारा लिए गए भार और इनके सिस्टम में अभी 1 करोड़ का अंतर है जी। और अगर उस पर बिजली चोरी का 30% लोड डाल दिया जाए तो ये अंतर हो जाएगा 2 करोड़ का जी। तो जब डायवर्सी फैक्टर जो होता है, जो हमारा मानक है गर्मी में 1/1, तो गर्मी में जो वर्तमान में इनका सिस्टम है वो एकदम हाफ रहा है जी। वो बिजली 24 घंटा की बात कर रहे हैं आप, सबको 18 घंटा बिजली नहीं दे सकता जी। क्योंकि पहले सिस्टम में इंप्रूवमेंट बहुत बड़ा होना चाहिए और जब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा काम नहीं चलेगा। कल अभी मैं सुन रहा था, हमारे ऊर्जा मंत्री जी कह रहे थे गुजरात मॉडल लाएंगे जी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6 करोड़ की आबादी है गुजरात में और वहां एक छोटा सा राज्य है, उस राज्य में जो उसका सर्किट लाइनों की क्षमता है वो लगभग 6 लाख किलोमीटर है जी। और उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा राज्य है जहां 21 करोड़ की आबादी है, वहां की सर्किट लाइन जो है ट्रांसमिशन वितरण की वो 5,23,000 है, जो 2013 के आंकड़े हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल गुजरात मॉडल कह देने से गुजरात मॉडल नहीं हो जाएगा। ये बहुत तकनीकी पहलू है, बहुत तकनीकी खामियां है, इस पर बहुत काम करने की जरूरत है जी। और दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जी। अभी तो जो पुरानी सरकारों ने बिजली में किया है वही दिख रहा है। 1 महीने में पावर हाउस नहीं लग गया, 1 महीने में लाइन नहीं खड़ी हो जाएगी, 1 महीने में कुछ नहीं हो जाएगा जी। जो पुरानी सरकारों ने आपको विरासत में दिया है, अभी 1 महीने में उसी पर बयानबाजी हो रही है जी। और उसी के आधार पर काम हो रहा है। अब आने वाले समय में अगर उससे अच्छी सुविधा आप पब्लिक को देना चाहते हैं, जो हम लोग अपेक्षा करते हैं जी, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कार्य योजना बनाना पड़ेगा। की बात आपने की है सर शरद त्रिपाठी, उसका जवाब मैं चाहूंगा। शरद जी, समस्या है अवधेश कुमार जी ने गिनाई है, पहले उनका जवाब दीजिए, उसके बाद सर एक सवाल और रहेगा मेरे पास आपके लिए, उसका भी जवाब चाहूंगा आपसे मैं कि इतनी अगर समस्याएं रहती हैं, इतना गैप बीच में है, तो कैसे मेंटेन कर जाएंगे जी जी सर? अगर इतना गैप डिमांड और सप्लाई के बीच में इतना अगर गैप है या कैपेबिलिटी के बीच में इतना गैप है, तो कैसे फिर अपना वादा पूरा कर पाएंगे आप लोग? उस गैप को
जो सोलर एनर्जी हम लगाने जा रहे हैं, सोलर एनर्जी का जो प्रोडक्शन है उसको भी इनको देखना चाहिए। और जहां तक गैप की बात है तो आज जो कोल खदानों से, आज जो इसके पहले हमारे जो बिजली के संयंत्र थे वो कोयले के अभाव में बंद हो जाते थे। आज हमारे पास 28 दिन के लिए हमेशा सरप्लस कोयला है जो कि उनको संयंत्र को चलाने के लिए। और आपको याद होगा कि एक बार पूरे देश की जब ग्रिड यूपीए की सरकार में फेल हुई थी तो छत्तीसगढ़ में जहां हमारी वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, पूरे देश को 24 घंटा वह ग्रिड से बिजली देने का काम की थी। और आज भी वहां जितने भी पावर प्लांट बनकर के तैयार खड़े हैं, ट्रांसमिशन के अभाव में आज वह विद्युत प्रोडक्शन पूरा नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सरकार आते ही इस पर कार्य कर ली है कि जहां पर हमारे पावर प्लांट खड़े हैं, बेकार पड़े हैं, उसको हम कोयला दे करके उसको चालू करके और ट्रांसमिशन से जोड़ करके अपने उत्तर प्रदेश को, क्योंकि डिमांड यहाँ ज्यादा है। और अब तक बहुत ऐसे गांव टोले मजरों को हम लोग जोड़ चुके जो आजादी के बाद से अब तक नहीं जुड़े हुए थे। और एक महीने के, जैसा कि उन्होंने कहा कि एक महीने में कितना करिश्मा आप देखना चाहेंगे, जितना हम लोगों ने कहा है यह सवाल तो आप उस दिन पूछिएगा कि जब हम लोगों ने 2018 तक 24 घंटा अगर बिजली नहीं दे पाएंगे या उसमें जो भी खामियां रहेंगी, सवाल उस समय खड़ा होता है। लेकिन सवाल सर यहाँ भी है कि इंडिपेंडेंस डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाथरस के पास का नगला फतेहा गांव का जिक्र किया था कि वहां पर बिजली पहुंच गई। आपको बता दूं कि सिर्फ 25% घरों में वहां पर बिजली है, बाकी 75% आज भी बिना कनेक्शन के हैं। तो क्या जी ऐसे ही फुलफिल किया जाएगा? मैं आप बता दूं कि जितने भी, हम ही नहीं जितने भी सांसद थे, चूंकि हम लोग वहां दीनदयाल ज्योति योजना के हम लोग चेयरमैन बनाए गए थे और कोई भी मीटिंग बुलाई ही नहीं गई इसके पहले। जिसके पहले जो भी सरकार थी उनको ये लगता था सबका पैसा ऑलरेडी उनके खाते में डिपॉजिट पड़ा हुआ है। और अब जो हम लोगों की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है और पहले दिन से एक्शन मोड में है, एक महीने में हम सब लोग मिलकर इस पर आज एक एक्शन प्लान तैयार किए हैं और अभी तो समय लगेगा उसको पूरा बिजली देने के लिए। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात कर रहे हैं शरद त्रिपाठी जी। ऐसी योजनाओं में अगर इतना कमी रहती है शुरुआती तौर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कमजोर मिलता है, तो कितना पॉसिबल हो पाता है कि आप जल्दी से रिकवर कर लें? क्योंकि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना आपके वक्त भी लागू हुई थी जो कि कई हद तक सफल नहीं रही थी। वो भी भारतीय देखिए उसमें क्या था, उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से आश्वासन गुरु की सरकार हो गई है जी। ये आश्वासन की सरकार हो चुके हैं। इन्होंने जितनी भी, मैं बिजली के बारे में केवल बता दूं, 6 लाख विलेज हैं, 6 लाख में 18,000 गांवों में बिजली नहीं पहुंच पाई थी और 1952 से 2014 तक 22,630 दिन होते हैं और इसमें 5,82,000 गांवों में विद्युतीकरण हो चुका था, 18,000 नहीं हो पाया था, जिसमें प्रतिदिन 25 गांव का विद्युतीकरण हुआ है। अनंत जी, उसमें अटल जी की भी सरकार रही है, बीपी सिंह की भी सरकार रही है और मैक्सिमम मेरी सरकार रही है। 25 गांव पर डे, 947 दिन इनकी सरकार के हो चुके हैं। 1496 गांव में विद्युतीकरण इनका हुआ है। एवरेज एक दिन में 1.5 गांव। बीजेपी की 3 साल की सरकार की रिपोर्ट है, एवरेज एक दिन में 1.5 गांव और हमारी रिपोर्ट है कि एक दिन में 25 गांव। डिटेल में अवधेश जी जानेंगे, बिजली विभाग के जानकार हैं। ये है हमारे इनके बीच की। और एक चीज और बताऊंगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत सरकार के माननीय मंत्री हैं। उनका लोकसभा में बयान है कि 87% बेरोजगारी बढ़ी है। मेरे पास रिकॉर्ड है जी। कैग जो आदरणीय मोदी जी द्वारा कैग की वहां नियुक्ति की गई, कैग की रिपोर्ट है कि 67% इन 3 सालों में देश में भ्रष्टाचार ठीक है सर, भ्रष्टाचार बेरोजगारी के ऊपर बात करेंगे। कैप्टन द्विवेदी आपके पास में आता हूं कि जो योजनाएं लागू की जाती हैं, चाहे हम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की बात करें, चाहे हम दीनदयाल उपाध्याय, हमारी सरकार और इस सरकार में क्या अंतर? ठीक है कृष्णकांत जी, वापस लौटता हूं मैं आपके पास। कैप्टन द्विवेदी, चाहे हम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की बात करें, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की बात करें, जो अन्य योजनाएं होती हैं, अगर क्रियान्वयन उनका सफल नहीं हो पाता है तो लूप होल कहां पर रह जाता है? क्या जो अधिकारी जो उनके लिए जिम्मेदार थे वहां से चीजें नहीं हो पाती, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी होती है, क्या दरअसल वहां पर कमी रहती है? अनंत, देखिए ये इम्प्लीमेंटेशन का जहां तक प्रश्न है, ये जब तक इच्छा शक्ति नहीं होगी पॉलिटिकल सिस्टम में तब तक वो चीजें नहीं होती हैं। ये अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो आजादी के बाद से अब तक काफी प्रयास हुआ विभिन्न सरकारों के द्वारा और काफी अच्छा रिजल्ट मिला जी। जो हम लोग बिल्कुल अंधेरे में थे उसमें आशातीत सफलता मिली और समय समय पर इलेक्ट्रिफिकेशन काफी हुआ है।
जी। लेकिन अभी भी रिमोट एरियाज छूटी हुई हैं, जिनको चाहे एक्शन प्लान बना करके, चाहे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रायोरिटाइज करके करने की आवश्यकता है जी। आज आप देख रहे होंगे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वो क्षेत्र जो रिमोटेस्ट एरियाज हैं वहां, प्लस उत्तर प्रदेश में भी अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 3-4 दिन पहले झांसी मंडल के दौरे पे थे और आपके ही कुछ चैनल्स उन एरियाज को दिखा रहे थे वहां पे, चाहे वो महोबा हो या चित्रकूट का एरिया हो या ललितपुर का एरिया हो, जहां पर गांव में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। तो हम बजाय इसके कि अपनी अपनी ढपली पीटें, हमारी आवश्यकता इस बात की है कि चाहे हम 2 गांव लें, लेकिन उनको लेकर के एक एक्शन प्लान बना करके और उनको पूरा सैचुरेट करें। ये हमारी इच्छा शक्ति होनी चाहिए और यही करेंगे तो हमें इसमें सफलता प्राप्त हो। ठीक है, कुलसुम मुस्तफा आपके पास मैं आता हूँ चीजों को लेकर। अगर हम आधारभूत ढांचे की बात करते हैं, समाज की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, तो कौन कौन और मुख्य समस्याएं आप देखती हैं, चैलेंज देखती हैं मौजूदा सरकार के ऊपर? हेलो कुलसुम जी। जी जी जी, सवाल में मेरा आप ही से कि मौजूदा सरकार समस्याएं जैसे जी 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 हम अभी बिजली की बात कर रहे थे। बिजली बहुत ज़रूरी है, लेकिन पानी जो एक बहुत ज़रूरी सा है हमारे सर्वाइवल के लिए। आप बहुत से गांव ऐसे हैं, बल्कि मैंने तो कुछ ऐसी स्टोरीज भी की हैं जहां पर पानी इतना कम है कि कहते हैं कि वहां पर आपको मैक्सिमम बैचलर्स मिलेंगे, क्योंकि वहां पर लोग अपनी लड़की नहीं देना चाहते, उसकी शादी नहीं करना चाहते कि यहाँ पर पानी की इतनी समस्या है जी। तो ऐसी जगहों पे शायद, जैसे अभी द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी तरह कहा कि हमें प्राइवेटाइजेशन, आई मीन ऑन प्रायोरिटी बेसिस इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहिए। सेलेक्टिव होकर हमें वहाँ काम करना चाहिए जहाँ पर हमें लगता है कि इन सब चीज़ों का अभाव अभी तक है। हमें इंडिपेंडेंस को इतने दिन हो गए, उसके बावजूद जिस तरह के आंकड़े अवधेश जी ने प्रेजेंट किए वो बड़े तकलीफ देने वाले आंकड़े हैं कि कितनी जगह अभी बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो शायद इस बेसिस पे अगर हम एक टाइम टेबल या एक कुछ अपना बनाते हैं वो उससे हमें लगता है कि आगे में काम करने में आसानी होगी। तो जो सबसे जैसे कहते हैं बैक सीट पे जो लोग हैं उनको आगे लाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम इस बेसिस पे सिलेक्शन करें कि कौन सी जगहें हैं, कौन से गांव हैं, कौन से देश में ऐसे हिस्से हैं जहां बिजली और पानी की जरूरत है। और उसके बाद जैसे अभी हमारा जो है वो एक ड्राइव जो चली है सैनिटेशन की, वो कहाँ तक पहुंची है? पेपर पे तो बहुत चीजें हैं, पिछली सरकार की भी बहुत सी स्कीम्स बहुत अच्छी थी, उससे पहले वाली सरकारों की भी स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, मगर क्या वो जमीन तक परक्यूलेट हुई? हम जब पंचायती राज की बात करते हैं तो शायद वो हमारा मॉनिटर होना चाहिए कि ये सारी जो हमारी इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स पेपर पे बनती हैं, क्या ये वहां तक पहुंच पाती हैं? लास्ट मैन ऑन द लाइन, उनके पास तक वो पहुंचती हैं कि नहीं? तो पानी, बिजली, ये सब अपने आप में एक ऐसी चीजें हैं जिनको हम एक अच्छी सरकार से एक्सपेक्ट करते हैं कि ये चीजें हम लोग रामराज की बात करते हैं तो ऐसी मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ हम लोग लोगों की आय बढ़ाने की बात भी करते हैं, लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ हों, ये भी बात करते हैं। जी आनंद जी, माननीय सांसद जी को मैं कुछ सोलर पे बताना चाहूंगा। जी माननीय सांसद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज की डेट में अगर पूरे देश में बिजली के उत्पादन की, मैं अभी सोलर की बात करें, सोलर का ग्रिड पर परसेंटेज बहुत कम है, 2-3% भी नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में आज 16,000 मेगावाट की जरूरत है, उसमें अगर 200 मेगावाट भी। और एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि माननीय सांसद जी आप इसको निश्चित तौर पर उचित फोरम पर उठाएंगे, जितने बड़े बड़े निजी घराने हैं वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, जो दुनिया में 3 रुपया 41 पैसे में सोलर की रेट आ रहा है, यहाँ 8 रुपया 60 पैसा में रेट दे दिया और हम लोगों ने विरोध किया, उसकी याचिका में मैं आपत्ति करता हूं, उसको लौटा दिया गया। उत्तर प्रदेश में अगर सोलर का समझौता वो हो गया होता तो आज उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली दरें इतनी महंगी हो जाती कि हम अफोर्ड ना कर पाते। दूसरी बात मैं सांसद जी आपके सामने रखना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के एक बहुत बड़ा, कि आप बजाज को देख लीजिए। यहाँ बजाज एक बहुत बड़ा प्लेयर है जो 11 अभी ललितपुर का प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया, 11,000 करोड़ की उसकी लागत
पहले थी, और पावर कारपोरेशन के लोग और ये लोग ने मिलकर कहा नहीं नहीं अब इसकी बढ़ के 16,000 करोड़ हो गई है, और आज का 16,000 करोड़ पे लगाया, और मैं अकेले आपत्ति करता था। काफी विरोध के बाद अंततः 11,868 करोड़ पे उसकी लागत आई जी। और अभी अंतरिम लागत ये आई, आगे सुनवाई चल रही है। तो जो ये निजी घराने हैं उत्पादन के क्षेत्र में जो आके बिजली का घर लगा लिए हैं, आने वाले समय में सांसद जी अगर उन पर प्रतिबंध आप लोग ना लगवाएं तो प्रदेश में बिजली तो आपको रहेगी, लेकिन 20 रुपया और 30 रुपया प्रति यूनिट रहेगी। उसको कौन अफोर्ड कर पाएगा? हम तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, प्रदेश की जनता नहीं। तो पहले इनकी भी पूरी एक जांच कराइए, जितने भी निजी घराने हैं। और मैं तो ये हमेशा कहता हूं कि इनकी आप ऑडिट करा लीजिए। जैसे अभी आपने विकास प्राधिकरणों की ऑडिट की बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी से आप बोलिए कि जितने ये निजी घराने बिजली के क्षेत्र में इनकी सीएजी से ऑडिट करा ले, अभी इनकी सबकी पोल खुल जाएगी। ठीक है शरद त्रिपाठी जी, अगर जो अवधेश कुमार जी ने आरोप लगाए हैं अभी, क्या इस बारे में कोई पॉजिटिव स्टेप लेगी सरकार? निश्चित ही बहुत अच्छा विषय उठाए, और इस पर तो आपको एक बड़ी लंबी बहस अगर इसको आप उठाएंगे तो इसमें कई लोगों के बेनकाब चेहरे होंगे कि कौन इन घरानों से मिले हुए लोग थे और कौन इसके जिम्मेदार थे, 1 महीने पूर्व कौन बजाज से समझौता किया था। और जहां तक उसकी बात है तो यह विषय उससे भी जुड़ा हुआ है कि आज जो हमारे बैंकों का 8,25,000 करोड़ रुपए एनपीए है, कहीं न कहीं ऐसे ही जो औद्योगिक घराने थे जो पावर प्लांट के नाम पर एनपीए लेकर के जिम्मेदार में अपना कहीं न कहीं सहयोग प्रदान किए। और ये विषय जिस दिन उठेगा तो जिस दिन केवल, जैसे आपको याद होगा पूरा देश इस चीज को जानता है कि जो जुड़ा हुआ विषय एक तरह से उसका रॉ मटेरियल है कोयले के खदानों में जो भी नीलामी में हम लोगों ने किया, और उसके पहले जो हुआ था 214 खदानों में से मात्र 58 खदानें केवल अभी नीलाम हुई, और सीएजी की रिपोर्ट थी 1,86,000 करोड़ रुपए, और अब तक उससे सिर्फ हम लोग कई ठीक है, वो अलग मुद्दा से बैठ जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से शरद जी मैं आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा और जो उत्तर प्रदेश का विषय है, मैं इसी विषय पा रहा हूं कि बिजली महंगी इसलिए नहीं होगी कि जब इसमें पारदर्शिता आएगी, जब इसमें सारी चीजें आएगी जो सीएजी की बात। उसी पारदर्शिता के चलते सवाल मैं जानना चाहूंगा आपसे कि तकरीबन 28,000 करोड़ रुपया है जो कि अनपेड बिल्स का है, जिनमें से तकरीबन 8,000 करोड़ का बिल है जो ऐसा है जो लिटिगेशन में, लेकिन बाकी जो पैसा है वो रिकवर नहीं करा पाते हम लोग। तो बिजली चोरी हमारी लगातार हो रही है, पैसा हमारा रिकवर नहीं हो पा रहा, तो इन व्यवस्थाओं से कैसे निपटा जाएगा? में जवाब देह कौन था? पूरा प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। जो ये दुर्व्यवस्था थी इसमें पूरे सबकी सहभागिता थी, और जानबूझ करके उनका उद्देश्य गांवों को विद्युतीकृत करना नहीं था। उनका उद्देश्य केवल था कि कैसे हम अधिक से अधिक माल लूटे और लुटाएं। लूटो और बांटो के आधार पर पावर प्लांट जो लगाए गए थे उसका पर्दाफाश होना चाहिए। ठीक है, कृष्णकांत पांडे जी, आप भी सहयोगी पार्टी सपा रही भी है, उसके कार्यकाल में जो है वो नाकड़े सामने आ रहे हैं। मौजूदा सरकार से उम्मीद हम करें कि जो चीजें सही होंगी, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं बसपा सपा कांग्रेस तीनों की जवाबदेही बनती है। ठीक है कृष्णकांत जी, और यह जब भी विषय आएगा तो यह पूरा एक बार इसमें एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा, मैं इसे दावे के साथ कह सकता हूं। और फिर मैं कहूंगा कि जिस दिन जो एनपीए का जो इससे सीधे संबंध है तो और एनपीए भी हमारा दूर होगा। 2G स्पेक्ट्रम का भी अभी तक 3 साल के अंदर 20 लाख करोड़ का हुआ है, उस पर भी तो बहस हो जानी चाहिए। 2G स्पेक्ट्रम जिसको लेके कांग्रेस की पूरी स्थिति खराब। अगर सारे घोटाले हम एक ही चर्चा में कर लेंगे तो फिर बाकी चर्चा के लिए वक्त क्या बचेगा? 3 सालों में हुए हैं 20 लाख करोड़ का घोटाला। कृष्णकांत जी, सवाल मेरा छोटा सा आपसे ये है, 60% बेचा गया है। ठीक है कि आपकी जो पुरानी सहयोगी सरकार आपकी रही है, सहयोगी सरकार आपकी रही है पहले से, पहले सपा की सरकार, अब मौजूदा वक्त उसके सरकारी कार्यकाल के दौरान जो अवस्थाएं रही है वो तमाम आंकड़े सामने हैं। मौजूदा सरकारी कार्यशैली से क्या विरोधियों को उम्मीद है कि चीजें बेहतर होंगी? देखिए ऐसा है कि अभी तक जो आज 36 दिन हुआ उत्तर प्रदेश की सरकार को, 36 दिन पे कोई भी कमेंट करना या कोई भी शिकायत करना बड़ी जल्दबाजी होगी जी। लेकिन इस 36 दिन में जितनी भी 30 दिन में 28 घोषणाएं आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई, और 2800 घोषणाएं, ठीक है अभी 30 दिन 35 दिन की सरकार है, वो जमीन पे नहीं आ पाई घोषणाएं, लेकिन हम विपक्षी दलों के लोगों का उनसे निवेदन है, आग्रह है कि आप घोषणाएं कम करिए। आपके पास 1800 दिन है जी, आपके पास 1830 दिन है, आप घोषणाएं कम करिए, उसका इंप्लीमेंट कम से कम धरती पे हो। आपने कहा हम 24 घंटे 20 घंटे और 18 घंटे बिजली देंगे। लखनऊ के, चूंकि चैनल पे किसी मोहल्ले का नाम लेना उचित नहीं होगा, लखनऊ के वीआईपी मोहल्ले में रात को 11 बजे बिजली जा रही है, भोर में 3 बजे आ रही है, और इस गर्मी में अभी एक ही महीने की सरकार, आपने खुद ही कहा है
तो आगे शायद चीजें ठीक हो जाएं। लेकिन मैंने तो पहले भी कहा कि अभी उन पे हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, अभी तो 36 दिन की सरकार, हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। आपके पास मैं आऊंगा कि बेहतर तरीके से प्रदेश अनंत जी एक चीज और कहेंगे कि जिस तरह से गोरखपुर में कम से कम एक परिवार के घर पे जिस तरह से छापा डलवा के हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने तमाम गोरखपुर में अपनी हैसियत का परिचय दिया है, लगता है कि मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं बदले की भावना से अवश्य काम करेंगे। अब हम लोग निश्चिंत हो गए इस बात को लेकर। चलिए ठीक है कैप्टन द्विवेदी, अपराध और जो भ्रष्टाचार है वो भी एक बड़ा मुद्दा रहा है उत्तर प्रदेश में अभी तक में, तो क्या मौजूदा सरकार की कार्यशैली को देखने के बाद क्या उम्मीद हम करें कि चीजें बेहतर होंगी, और बेहतर होंगी तो फिर कैसे होंगी? देखिए, फर्म डिसीजंस लिए जा रहे हैं और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि काफी हद तक एक मैसेज चला गया है कि किसी भी तरह का नॉनसेंस जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यवाही हो रही है, जी कार्रवाई कैप्टन द्विवेदी हो रही है, लेकिन कुछ विरोधाभासी चीजें भी देखने के लिए मिल रही हैं। मसलन जो बीजेपी के नेता हैं, हम ही रिपोर्ट चला चुके हैं, तकरीबन 15 जगह से हमारी ऐसे रिपोर्ट आई है कि खुद बीजेपी के नेता पुलिस वालों पर हावी होते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, वर्दी नोचते हैं, मारपीट करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कैसे होगा फिर? ये सिस्टम है और ये सिस्टम ओवरनाइट नहीं बदल जाएगा। गवर्नेंस का जहां तक प्रश्न है, वहां पर एक मैसेज जा रहा है कि कार्रवाई हो रही है। कार्रवाई होने में वक्त लगता है, इम्प्लीमेंटेशन जो ग्राउंड पे होता है उसमें थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है। जहां तक वर्तमान व्यवस्था में अभी जो सिलेक्टेड डीजीपी साहब हैं, उनको हम बहुत पहले से जानते हैं और अगर उनको काम करने का मौका मिलेगा तो मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि ग्राउंड पे चीजें आपको दिखाई देंगी। कोई वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे किसी तरह से नॉनसेंस पे। अब प्रश्न ये उठता है, लेकिन सर जो आपने अगर शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया, हम इसको नियति मान लें या फिर आपने सिर्फ कहने के लिए कहा कि ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर रहता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खुल के कह रहा हूं इस बात को कि इसको नियति मान लें और ये चीज ग्राउंड पे आपको दिखाई देगी। चलिए ठीक है। प्रश्न केवल दो है कि हम लोग विकास के मुद्दे पर डिस्कशंस कर रहे थे और विकास से चीजें डेविएट हो रही हैं। जैसे आज पंचायती राज का दिन था, हमारे किसानों को लेकर के आज ये होना चाहिए था कि कोऑपरेटिव्स को यहाँ पर स्ट्रेंथन किया जाए ताकि हमारा किसान अपनी जो प्रोड्यूस है उसका वाजिब मूल्य समय से पा सके, जो अभी तक वो नहीं पा रहा है। उसको जो आधारभूत सुविधाएं गांव में मिलनी चाहिए, चाहे वो हेल्थ हाइजीन की हो, एक बेसिक एजुकेशन की हो या उसके रोजगार की हो, उसको प्रायोरिटाइज किया जाए और उस पर काम किया जाए। जो चीजें शायद बेहतर होती, डेफिकेशन की बात हो रही है तो ज्यादा बेहतर होता और उस पर काम करना आवश्यक। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का चर्चा में शामिल होने के लिए और चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और लोकतंत्र में फिलहाल सिर्फ